हेलो हेलो। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ ना तो थोड़ी सी 2-3 सेकंड के लिए आवाज़ चली जाती है। तो मैं बता रहा था आपको कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड मतलब कि हम आपको ये कराने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने एक पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसको हम डायनेमिक सिलेक्शन भी कह सकते हैं कि एक एरिया को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर जब तक अगर आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आगे आप करेंगे। आप आगे काम चाहे जो भी काम चाहे फिल्टर का हो पाइवट को कुछ भी काम करने से पहले हम डेटा को पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारा सिलेक्शन मेथड है जो आपके मैं कराने वाला हूँ। तो एक छोटा सा एक डमी डेटा लेता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन किस तरीके से होना है। ओके, ये डेटा है, इसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सिलेक्शन मेथड किस तरीके से परफॉर्म करता है। आप पहले देख लीजिए, आपको समझ आप होगा पूरा A to Z समझा रहा हूँ ना आपको, तो कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, पहले से आ रखी होगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी वो समझ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मुझे A1 सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 डॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ A1 सिलेक्ट होगा, लेकिन मुझे पूरी की पूरी पर्टिकुलर पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। मतलब कि A1 से लेके, जैसे नॉर्मल अगर आप एक्सेल की बात करें तो नॉर्मल एक्सेल में हम इसी तरह से करते हैं ना, A1 से F14। जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं सेम चीज़ आप VBA में लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉलम देके F14। तो एक तरीका हो जाता है लिखने का, या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं, इसको आप अलग अलग कर दो। ठीक है, A1 से F14। तो जब अलग अलग करते हैं ना तो इसको दो पार्ट में बांटता है। पहला समझता है स्टार्टिंग पोजीशन, ध्यान से देखिए क्योंकि इसी पे वो एंड मेथड है। स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरा है हमारा एंडिंग पोजीशन। तो ये क्या करेगा कि यहां से लेगा और शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक कर देगा। ठीक है, मैनुअल कैसे, अगर मैनुअल किस तरह से करोगे आप, स्टार्टिंग पोजीशन आपने क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और एंडिंग पोजीशन में जाके आपने क्लिक कर दिया तो पूरा एरिया आपका सिलेक्ट हो गया। तो आपने कॉमा कहां लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के बाद। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है यहां पे इस तरीके से कर दिया तो क्या होगा, सर, मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। एक कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको पूरा एरिया नहीं सिलेक्ट करना है, उसके कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही सिलेक्ट करने हैं और वो सेल सीक्वेंस नहीं है, उस कहीं पे है, अनसीक्वेंस है। सीक्वेंस होगा तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहां पे आपका अनसीक्वेंस है मतलब। ठीक है सर, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इसका जो क्या बोलते हैं जो कॉमा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाएंगे। देखिए इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये तो आ गया आपका सिलेक्ट कि आप मैन्युअली किस तरीके से आप डेटा को सिलेक्ट करोगे। ठीक है ना, अब बारी आती है डायनेमिक। मैं इसको एक बार डेट कर देता हूं, बारी आती है डायनेमिक सिलेक्शन की। तो जनरली हम डेटा को, अपने जो डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है, तो जनरली इस डेटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल A करते हैं ना सर। कंट्रोल A मतलब कि इसको सिलेक्ट ऑल यूज्ड से। लेकिन ये कंट्रोल A तो एक शॉर्टकट है,
तो शॉर्टकट है बेसिकली, आपको ये पता करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर शॉर्टकट का ऑप्शन कहाँ पे है, क्योंकि जो भी शॉर्टकट होता है कोई ना कोई ऑप्शन तो होता है ना सर। जैसे कंट्रोल सी है, तो कंट्रोल सी तो शॉर्टकट है, उसका यहाँ पे कॉपी का देखिए, हाँ फाइनेंस सेलेक्ट में आपके बाद यहाँ पे गो टू में करेंट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं रेंज, एक स्टार्टिंग पोजीशन आपको देना पड़ेगा, रेंज ब्रैकेट ओपन A1 सॉरी इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। तो ये आपका A1 की तरह काम करेगा, ठीक है। तो डाउट इसमें, अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका एंड मेथड है ना उस पर बढ़ते हैं। सर एक सेकेंड होल्ड सर, एक कि अगर हमारा डेटा है यहाँ पे, अब इस डेटा में अगर यहाँ पे हम कोई और भी चीज़ें लिख रखे हैं वो भी आ जाता है सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डायनेमिक सिलेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, तो चलिए सबसे पहले अगर हमें इस कर्सर को सबसे लास्ट में लाना है तो क्या यूज करेंगे सर, ओके। अगर मुझे इस पर्टिकुलर कर्सर को नीचे लाना है, मतलब सबसे लास्ट में लाना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक तो रेंज, जहाँ से कर्सर स्टार्ट हो रहा है वहाँ दे देंगे, ठीक है, डॉट एंड, और यहाँ पे हो जाएगा आपका XLS डाउन डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से कंट्रोल डाउन कर देगा, सॉरी कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो, ठीक है, डाउन एरो हो गया। अब मुझे लेकिन कर्सर नीचे आता है, लेकिन मुझे कर्सर नीचे आना है, इसकी सिलेक्शन भी लेके आए, मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, समझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना ऊपर वाला जो मेथड है ना, इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहां पे देंगे हम रेंज, रेंज में यहां पे जाएंगे A1, A1 क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग पोजीशन। तो इसमें दो पोजीशन चाहिए, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो स्टार्टिंग पोजीशन हो गया A1 और एंडिंग पोजीशन मैंने बोल दिया कि रेंज सेम जो आपका ये ऊपर का एरिया है ना, ये नहीं, करेंट रीजन नहीं होगा सर, करेंट रीजन तो डिफरेंट होगा, तो कंट्रोल A के लिए हो गया। करेंट रीजन तो डिफरेंट है, तो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर देगा हमें। हाँ, मतलब कि हमने आपको पहली लाइन की कोडिंग समझाई थी, इसमें क्या था कि आपका कर्सर ऊपर से सबसे लास्ट में आ जाता है। तो इसमें मुझे क्या करना था कि ऊपर से सबसे लास्ट में कर्सर लाते समय मुझे सिलेक्शन करके लेके आना है, मतलब कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो हो जाए। तो यहां के लिए, इसके लिए मैं इस मेथड का यूज करूंगा, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। तो इस कोडिंग में आप देखिए मैंने क्या किया, इसमें हमने दो अलग अलग कोडिंग को मर्ज कर दिया है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स है A1, एंडिंग पोजीशन के लिए हम इस मेथड की यूज किए और यहाँ पे वो मेथड डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि वो शिफ्ट यहाँ पे आपके एक्सेल के अंदर में शिफ्ट यहाँ पे कर्सर रखिएगा और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक मेथड तो यहां पे था कि हम कर्सर को नीचे लेके जाते हैं, और एक A1 तो पता ही था हमें, तो हमने इस रेंज सिलेक्शन मेथड यूज किया जहां पे दो चीजें सेल से डालते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग A1 था और एंडिंग F14 था। तो स्टार्टिंग A1 तो फिक्स था, इसलिए मैं A1 छोड़ दिया, एंडिंग हमें पता नहीं था इसलिए हमने एंडिंग के लिए इस मेथड का यूज किया, सुना है।
तो चलिए अब यहाँ पे आ गए, अब इसकी बात करते हैं। इसमें एक दिक्कत, इस कोडिंग में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आपकी ऊपर से नीचे तभी डेटा आएगा जब बीच में कोई ब्लैंक ना हो। अगर बीच में ब्लैंक है तब अगर मैं कंट्रोल के साथ नीचे का कर्सर लेके आता हूँ तो यहीं पर रुक जाएगा। मतलब कि अब मैं इस कोडिंग को रन करूंगा, चाहे इस कोडिंग को रन करूंगा, तो क्या होगा कि कर्सर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को रोकना है, तो मैंने बोला कि भाई मुझे सबसे लास्ट में आना है। मुझे क्या आना है? सबसे लास्ट में आना है। कर्सर को यहाँ लाना है, तो ऊपर से मुझे क्या आना है? नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे नहीं आके मैं नीचे से ऊपर चला जाता हूं। क्या? तो नीचे से ऊपर मतलब कि 10,48,876 रो से सीधे कंट्रोल और अप एरो यूज करूंगा तो मैं डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाऊंगा। समझ आ गया ना? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे रेंज, यहाँ पे ए 65,000। अब लोग 65,000 क्यों दे रहे हो? ताकि ये 2003 के फाइल में भी चल जाए, जो एक्सेलेस वाली फाइल होती है उसमें भी चल जाए। मैं यहाँ पे 10 लाख लिख सकता हूँ, 10 लाख लिख, आपकी मर्जी है, 10 लाख 5 लाख जितना लिखना लिख। लेकिन 65,000 एक परफेक्ट होता है ताकि हम सिक्योर रहते हैं कि मेरी ए प्रोग्रामिंग, ए मैक्रो 2003 में भी और 2007 दोनों में चल जाएगी। डॉट एंड और यहाँ पे देंगे एक्सेलेस। अब यहाँ पे डाउन तो नहीं कर सकते क्योंकि नीचे से नहीं, नीचे से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे अप होगा और यहाँ पे फिर हम दे देंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा। मतलब कि सबसे पहले जाएगा ए 65,000 पे और यहाँ पे जाएगा। चाहे इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इसके ऊपर जितना ये ब्लैंक क्यों ना हो उस यहाँ पे कर्सर को ला देगा। ठीक है ना। अब मुझे इसको सिलेक्शन के साथ चाहिए तो मैं सेम इस मेथड की यूज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज यहाँ पे ए 65,000 नहीं, माफ कीजिएगा, A1 तो फिक्स है स्टार्टिंग पोजीशन, और लास्ट पोजीशन के लिखूंगा मैं यहाँ पे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप और यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, समझ आया कि आपको एक्सेलेस अप क्यों यूज करते हैं? 65,000 यूज क्यों करते हैं? सर नहीं, दो का सिलेक्शन क्या होगा, क्यों होगा? एक यहाँ पे काम तो एक ही करना है ना। तो सुनिए, यहाँ पे तो मुझे कर्सर लेके जाना था, यहाँ पे उसका सिर्फ एड्रेस चाहिए। समझिए ना। सिलेक्ट तभी तो होगा ना, क्योंकि मुझे एक सेल तो सिलेक्ट नहीं करनी है ना। तो सिलेक्ट इस रेंज का पार्ट हूं मैं। यहाँ पे दो रेंज यहाँ पे डाल दिया, समझे? यहाँ देखिए दो रेंज है, यहाँ पे एक रेंज है तो इसका काम है A1 से A1 इसको मिल गया, और दूसरा रेंज जो है वो इसको दे देगा A14। जो ये परफॉर्म होगा तो ये जो मेथड ये जो है ना ये A14 में कन्वर्ट होके एंड द लास्ट जो रेंज को मिलेगा वो मिलेगा A1, A14। सिलेक्ट हाँ, क्योंकि मतलब ये जो क्या है, ये आपका है एक्शन है। तो एक्शन जो है हम किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ही बार कर सकते हैं, एक लाइन में एक ही कर सकते हैं। अगर मैंने यहां सिलेक्ट लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको सर? अब आगे चलिए। अब मान लीजिए कि मुझे अपने सीट 4 है, सीट 4 में मान लीजिए यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब मैक्रो करूँ तो जो
माने कि नाम है वो एक के नीचे एक लिखता चला जाए। जैसे पहला नाम है मैंने सुजीत डाला तो सुजीत यहाँ एंट्री हो जाए, दूसरा मनीषा है तो मनीषा इसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कर्सर है वो कर्सर लास्ट में तो जाए लेकिन लास्ट के बाद एक रोड नीचे उतर जाए। समझ गए? तो इसके लिए हम यहाँ पे देंगे रेंज A1 डॉट एंड XLS डाउन। तो ए कोड क्या करेगा, ए कोड यहाँ पे आ जाएगा, A3 पे आ जाएगा, लेकिन A3 से एक रो नीचे करना है। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन से, सेल लोकेशन से कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल्स को मूवमेंट करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफसेट ऑन कॉमा 0 और डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए रेंज, तो रेंज पे जो चीजें हम कर सकते हैं वो हम एक्सेल डाउन पे भी कर सकते हैं, जो एक्सेल डाउन पे जो रेंज पे कर सकते हैं वो हम ऑफसेट पे भी कर सकते हैं, तीनों एक ही हो गया। अब इसको भी अगर डॉट सेलेक्ट करो तो यहाँ भी सिलेक्ट रहेगा क्योंकि सिलेक्ट किसका, रेंज का है। तो इसमें क्या होता है कि आपका हो जाता है ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपके सब ऑब्जेक्ट, फिर इसके सब ऑब्जेक्ट, लेकिन इस पे अप्लाई होने वाले जो इवेंट है, जो एक्शन है, वो रेंज के ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहां से यहां आएगा और एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा हैबिट रखेंगे नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे नहीं आने का। तो इसलिए आप संदीप जी को देखे होंगे वो बराबर A65,000 ही लिखते होंगे। अब 6500 कर दो, 65,000 कर दो, तो आपकी चॉइस है, बस कंसेप्ट समझ गया ना आप। एंड और यहां से XLS अप डॉट ऑफसेट, यहाँ पे 1,0 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब चलिए एक प्रोजेक्ट करने की बारी आई है। हम एक अब प्रोजेक्ट करते हैं, इसी फाइल में कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा डेटा ट्रांसफर का, कि एक शीट से दूसरे शीट में हम डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर करें, फिर एक फाइल से दूसरे फाइल में, फिर आपको हम होमवर्क देंगे जो आप खुद करोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए एक फॉर्म है, मान लीजिए हमारे पास दो चीज़, एक फॉर्म है, एक फॉर्म और दूसरा हमारे पास है डेटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा नेम, मैं अजीब तरीके से बना रहा हूँ, आप एक बेसिकली एक अच्छा फॉर्म पे बनाइएगा। ठीक है, नेम, सिटी, कंट्री, अमाउंट। ठीक है, मैं ऐसे ही बना दिया रफ फॉर्म, क्योंकि डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊं, उस बटन पे जैसे ही क्लिक करूं, क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डेटा दूसरे शीट में अरेंज हो जाए, एक के नीचे एक। काम क्या करना है समझ में आया सर? तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम एक मैक्रो बनाते हैं। इस मैक्रो का नाम लिख रखते हैं सब्जेक्ट और सेंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसको यहाँ पे नीचे कर देते हैं, सेंड नाम का मैक्रो बनाते हैं। तो मुझे मान लीजिए B1 पे डेटा है, जिस पे मैं अपना नाम ही डालता हूँ सुजीत। तो B1 में डेटा सुजीत को उठा के मुझे डेटा बार के अंदर नीचे से ऊपर जाके एक नीचे आके यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट कर देता। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा ट्रांसफरिंग मेथड को समझिए कि अगर एक सेल पे डेटा टाइप करनी हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए,
अगर मुझे B1 पे डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए मुझे लगना है मनीष, यहाँ पे लिखेंगे मनीष, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि मनीष एक टेक्स्ट है। ठीक है। या दूसरा तरीका है कि मैं लिखूंगा रेंज, माफ कीजिएगा मैंने A1 डाल दिया, मुझे यहाँ पे B1 डालना चाहिए था। रेंज B1 को कौन सा आपका सिटी B4 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, मैं डाल दिया दिल्ली। ठीक है। और कंट्री के लिए मैंने सिम लिख दिया रेंज B7 डॉट B7 इक्वल टू, मैंने दे दिया इंडिया। ठीक है। B1 B4 B7, तो इसमें एक पर्टिकुलर सेल पे अगर कुछ टाइप करना है आपको, तो आपके पास तीन तरीके हैं, 3 तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। पहला तरीका है B1, जैसे B1 डॉट वैल्यू कर दिया आपने, दूसरा है फॉर्मूला, और तीसरा है इंडिया। तो डेटा टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया सर आपको। लेकिन अगर आप डेटा किसी और सेल से उठा रहे हैं, मतलब कि मान लें कि सुजीत यहाँ पे नहीं है, आपने यहाँ पे लिख रखा है उदय, इस उदय को आपको वहाँ पे भेजना है, मैं G1 में जो डेटा है उसको उठा के आपको B1 में डालना है। ठीक है। तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज G1 डॉट वैल्यू। ठीक है। मतलब जहां डेटा जाएगा, जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा आपका लेफ्ट में रहेगा, जो ओरिजिन है वो हमेशा राइट में रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले पे किसी वैल्यू का, अगर किसी का डेटा टाइप करते हो तो वैल्यू फॉर्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, जैसे मैंने 6700 लिख दिया, 6700 लिख दिया, इसमें एक काम करता है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसको यहाँ अमाउंट B10 पे डालना है, तो B10 पे अगर डालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे रेंज B10 डॉट वैल्यू, या फॉर्मूला, या सिर्फ लिख दीजिए B10 इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दिया रेंज G2 है, माफ कीजिएगा G2, अगर मैंने डॉट वैल्यू किया तो डॉट वैल्यू करके अगर रन करूंगा तो क्या होगा, ये जस्ट 6710 टाइप कर देगा इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अगर मैंने वैल्यू की जगह फॉर्मूला कर दिया, क्या कर दिया, फॉर्मूला, तो क्या होगा, यहां पे फर्क पड़ेगा। यहां पे इक्वल, जो इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना सर, इस फॉर्मूले को ये यहां पे डाल देगा। ठीक है। तो किसी सेल में डेटा किस तरीके से आप एंटर करोगे, या फिर किसी अदर सेल से डेटा किस तरीके से लोगे, आप समझ में आ गया। अब प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है। अब मुझे डेटा भेजना कहाँ है, डेटा मुझे डेटा शीट पे भेजना है। ठीक है। तो हमें अगर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ A1 लिख दूँ, तो A1 किसका, यहाँ पे फॉर्म पे A1 लिख दूँ तो इसी A1 को कंसीडर कर लेगा। लेकिन मुझे शीट 1 की A1 पे चाहिए, डेटा शीट की A1 पे चाहिए, तो मुझे किसी अनदर शीट पे जाना है, एक पर्टिकुलर शीट पे जाना है, तो मुझे उस शीट का रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि शीट्स डेटा
या फिर सीट का नेम लिख दीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था आपको मैंने, सीट का प्रॉपर्टी नेम। सीट 4 है, सीट 4 डॉट रेंज ए 65,000 या 6500 या 10 लाख डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज एंड B1 डॉट। समझ में आया सर आपको मैंने क्या क्यों किया हमने ऐसा? देखिए, अब देखिए बात यह है कि मुझे हमारा सीट जो फॉर्म सीट है, फॉर्म सीट का तो डेटा फिक्स है कि भाई यहाँ से डेटा उठना है, लेकिन डेटा वाले सीट में मुझे एक के नीचे चाहिए। डेटा है पहले से जो डेटा है उसको तो ओवरराइट नहीं करना है ना, नेक्स्ट एंट्री करते चलेंगे डेटाबेस की तरह। तो हर बार मुझे सबसे लास्ट का नेक्स्ट सेल लेना है, सबसे लास्ट फिल सेल का नेक्स्ट ब्लैंक सेल। तो ये क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, यहां पे वैल्यू फिल करेगा कौन सा, जो कि B1 में लिखा हुआ है। अब यहां पे बोलेंगे सर यहां पे तो आपने सीट का नाम दे दिया सीट 4, बट यहां में तो कोई सीट दिया ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मैक्रो रन करेंगे तो उस समय मेरा सीट एक्टिवेट सीट क्या, अगर मैं किसी रेंज में किसी सीट का रेफरेंस नहीं देता हूं तो क्या होगा कि आपका जो एक्टिव सीट है वो पिक कर लेगा। अगर हमने यहाँ पे B1 दिया रेंज B1, तो B1 में किसी पर्टिकुलर सीट का रेफरेंस नहीं दिया है कि सीट 1 हो, सीट 2 है, सीट 3 हो, तो जो एक्टिव सीट होगा जब मैक्रो रन करने से सामने कोई ना कोई सीट तो होगा ही होगा, ऐसा तो ये सीट नहीं होगा, कोई ना कोई सीट तो होगा ही। तो उस सीट का रेफरेंस ले लें, तो मतलब कि जब ये मैक्रो रन होगा तो आपका सीट 4 के जब मैं बटन के जरिए रन करूंगा तो फॉर्म ऑब्वियसली फॉर्म भी एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हमें हम सीट यहाँ पे सीट 3 आप दे भी सकते हैं, आप चाहो तो दे दो, लेकिन देने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना आप चाहो तो दे भी सकते हो ना। ठीक है, अब मैं एक को टॉपिक हो गया, फिर इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ और अगला को 1 कर देता हूँ, यहाँ पे B4 हो जाएगा आपका। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहली लाइन जब चल जाएगी तो हमारे डेटा में क्या एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए सुजीत एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तब ये नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर आया, तब यहाँ पे जो हमने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया उसमें क्या है, रो एंड कॉलन है, तो रो 0 हो गया हमारा, रो 0 हो गया। तो रो 0 हो गया मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, यहाँ से जब आगे होगा नीचे ना आके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे आके फिर आगे बढ़ेगा तो फिर तो किसी और की एंट्री हो जाएगी। हाँ, तो जो हमारा सिटी है, हमारा डेटा का जो सिटी हमने एंटर किया, हमारा दिल्ली सिटी है, तो दिल्ली को एंट्री जो करेगा वो दिल्ली यहाँ कर देगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ऑफसेट को हमने बोला हुआ है दूसरी लाइन में कि ऑफसेट जब पहला बार जब नेम टाइप कर दे तो दूसरी लाइन में बोला कि यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे नहीं आना है, ऊपर सेम से वहाँ से आगे बढ़ जाना है, मतलब कि नेक्स्ट कॉलम चला जाना है। तो कॉलम करने के लिए हमने यहाँ पे 1 दे दिया है। यहाँ पे एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे B65 से सेम मेथड रखूँ, ये सेम वाला रखूँ, ए को B कर दूँ, कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या होगा कि यहीं पे ऊपर से जाएगा और नीचे आएगा।
कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो, अब क्या है कि हो सकता है कि कोई एंट्री में कोई मैंने एंट्री ब्लैंक छोड़ दिया हमने, मान लीजिए ना कि हमने इसका सिटी ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे इंडिया, फर्स्ट टाइम इंडिया टाइप कर दिया, अमाउंट जो भी हम टाइप कर दिया। सेकेंड बार में यहाँ तो नेम मान लो मनीष है तो मनीष तो डाल देगा, सेकेंड बार जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और मनीष की सिटी सुजीत में डाल देगा। समझ गया ना? इसलिए मैंने बोला कि भाई यहां से आगे बढ़ो, तो हमें पता रहेगा कि एक एंट्री जो एंट्री हुई है एक पर्टिकुलर नाम की एंट्री किसी और में नहीं जाएगी। तो इस तरह से भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? सारे सोचने का नजरिया आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करो तो फ्यूचर के बारे में भी सोचो, कि फ्यूचर में हर एंगल सोचो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। P7 और सेम यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, यहाँ हो जाएगा 3 और ये कौन सा है, B11 था ना, B10। ये समझ में आया लाइन 4 आपको? तो हमने बस अपना कॉलम चेंज करते चलाएंगे। अब मैं इसको एक बटन पे असाइन कर देता हूँ। तो बटन डेवलपर टैब में जाऊँगा, बटन ऊपर वाला ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करते हैं मुझसे पूछेगा असाइन मैक्रो, सेंड मैक्रो को सिलेक्ट करके असाइन कर दूंगा। ये तो बता ही था मैंने आपको किस तरह से बटन पे आप डालोगे। सेंड। अब मैं जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इंडिया, यहाँ पे अमाउंट हम डाल देते हैं और जैसे हमने सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कविता का एंट्री हम किया और फिर यहाँ पे हम दिल्ली की जगह यहाँ पुणे कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए कविता नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि ब्लैंक नहीं हो रहा है। क्या ब्लैंक हो जाना चाहिए सर? तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रेंज, यहाँ पे लिखेंगे B1 कॉमा B4 कॉमा B7 कॉमा B10 और फिर इसको क्लोज कर देते हैं और डॉट यहाँ पे करते हैं क्लियर कंटेंट्स। क्लियर ऑल मत कीजिएगा, क्लियर कंटेंट्स, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे इसको हम करेंगे करते हैं, डेटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे MSG बॉक्स, यहाँ पे योर डेटा सेट। तो क्या होगा, जैसे हम कोई डेटा सेव करेंगे तो मुझसे एक मैसेज देगा, मुझे एक मैसेज देगा। ये दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिख दिया उदय सिटी पुणे IN, ठीक है। सेंड कंफर्मेशन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट, यहाँ पे एक चीज, अब यहाँ पे बारी आती है कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशंस की बात आई कि अगर मेरा नाम ब्लैंक है तो एंट्री मान लो मैं यहाँ पे देता इंदौर, इंदौर IN अमाउंट। तो यहाँ पे अगर मेरा नेम ब्लैंक है तो एंट्री को आगे प्रोसेस ना करने दें। तो सबसे पहले चेक करना है कि नेम ब्लैंक है कि नहीं है, तो इसी के ऊपर करेंगे। तो इसके लिए होगा इसके लिए लगाएंगे इफ कंडीशन। तो इफ इस तरह से लगता है कि इफ, यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए, देन, और यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे मतलब कि फॉलो वन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एल्स लगता है फॉलो, और फिर यहाँ पे एंड लिखता है, ठीक है।
इफ लगाने का तरीका इस तरीके से। तो चलिए इसी तरीके को हम फॉलो करते हैं इफ का। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन है कि रेंज B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन क्या मैसेज आए MSG बॉक्स प्लीज फिल नेम। ठीक है लेकिन अब यहाँ पे मैं एंड इफ कर देता हूँ, एल्स डालने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैसेज दे देगा फिर भी तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही ना। तो यहाँ पे एक माइक्रो ब्रेकर डालना पड़ेगा जो कि होता है एग्जिट सब या फिर एंड होता है। एग्जिट सब डाल दीजिए या फिर आप डाल दीजिए एंड, जस्ट AEND। दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग काम है। फिलहाल तो एक ही काम में करेगा, लेकिन आपको समझाऊंगा आगे चल के कि दोनों का कहाँ कहाँ पे दो यूज होता है। ठीक है तो ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि B1 की वैल्यू अगर 0 है तो मैसेज पॉपअप करेगा कि प्लीज फिल नेम, और फिर यहाँ से माइक्रो को बाहर कर देगा, एग्जिट कर देगा। मतलब कि जो सेंड है ना इसको एंड सीधे उठा के एंड पे दे देगा, एंड सब पे। देखिए जो एक्सेल है ब्लैंक सेल को 0 मानता है। देख लीजिए यहाँ इक्वल से सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सेंड करूंगा प्लीज फिल नेम, ठीक है। दूसरा कि अगर मैं कोई ऐसा नेम जो कि मेरे डेटाबेस में है उसको यूज करता हूं तो भाई मैसेज दे कि दिस नेम ऑलरेडी इन डेटाबेस। तो सुजीत नाम यहां पे है, कैसे पता चलेगा? एक्शन में कैसे पता लगाओगे आप? नहीं काउंट इफ हम बोलेंगे कि इस ए कॉलम में जाओ और चेक करो कि ये सुजीत है कि नहीं। हैगा तो एक नंबर रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ काउंट्स कितना बार है, नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। तो एक्सेल के कुछ फॉर्मूले हम VBA में यूज कर सकते हैं। ठीक है एक्सेल के कुछ फॉर्मूले हम VBA में यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेन भी एक्सेल फॉर्मूला है, इसको VBA में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे पता चला डायरेक्टली यूज कर रहा हूं? क्योंकि नीचे एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जैसे आपने बोला था 0 होना चाहिए तो आप इसकी यहां पे लगा सकते हो LEN लेन, और हमने बोल दिया यहां पे इसको सिलेक्ट कर। लेन क्या करता है सर? लेन क्या करता है? हाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ डिजिट पर्टिकुलर सेल के अंदर में कितना है, तो यहाँ पे हो गया। बट क्या काउंट इफ भी हम कर सकते हैं? काउंट इफ नहीं कर सकते। हाँ नेक्स्ट नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, आपको कल की रिकॉर्डिंग में दिखाया था, डिम सी एज ए हमने बोल दिया इंटीजर। ठीक है और फिर सी, क्योंकि कोई भी फंक्शंस सिंगल यूज नहीं होता है, तो इफ में यूज करो या कहीं और यूज करो या फिर आप किसी वेरिएबल पे यूज करो, वो रिटर्न करता है तो उसको एक रिसीवर चाहिए, रिसीव करने वाला। यहाँ पे इफ रिसीव कर रहा है ऊपर लेन को, तो यहाँ भी काउंट इफ को भी रिसीव करने के लिए सी इसको रिसीव करेगा। तो जो फॉर्मूला VBA को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है उसको लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, और फिर सेम ऐसे ही। तो काउंट कहाँ करना है? मुझे करना है शीट 4 के रेंज A/A। यहाँ पे लिखेंगे शीट
4 डॉट रेंज ए बाई ए, ठीक है। और क्या ढूंढना है, तो रेंज ए B1, ठीक है। आया समझे सर? जैसे कि एक्सेल में लगाया था हमने, यहाँ पे रेफरेंस दिया था और यहाँ क्या ढूंढना वो दिया था फॉर्म B1। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे दिया, रेफरेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंस देते हैं वो VBA के स्टाइल में देते हैं, न कि एक्सेल के स्टाइल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अगर नेम B1 की जो वैल्यू है जितना बार डेटा में आएगा उतनी नंबर ऑफ C पे स्टोर कर देगा। अगर C का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, इट मीन ए नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, 0 हुआ तो नहीं एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ C is greater than equal to 1 then, ठीक है। then क्या लिखेंगे, MSG box this name already have a listed, या जो भी लिखना चाहते हो लिखिए। और फिर यहाँ पे एग्जिट सब, और यहाँ पे एंड, इफ को एंड करना जरूरी है, ठीक है। मैं क्या करें, आ गया ना, दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिस्टेड। अगर कोई आम नाम देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ पूजा, पूजा नाम नहीं है तो डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब बताइए, आप कोई डाउट है, क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि आप ये चाहते हो कि एक भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए ना। तो अब देखिए, अगर आप सबका मैसेज अलग अलग देना चाहते हैं कि भाई नेम फिल करो, या फिर बोलना चाहते हो रोल नंबर फिल, मैसेज फिल करो, कंट्री फिल करो, अलग अलग मैसेज देना चाहते हो, तो फिर आपको ये सारा जो खेल दिख रहा है ना, जितने सारे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे नीचे कॉपी करके पेस्ट करो, फिर यहाँ पे B1 की जगह B4 करो, B7 करो, फिर मैसेज चेंज करो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि सबके लिए एक मैसेज है, तो सारे कंडीशंस आप यहीं पे और के साथ, एंड के साथ लगा सकते हो। यहाँ पे एंड और फिर सेम लेन, ठीक है। लेन में जाएगा रेंज B4, B4, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ आया सर? तो आप मुझे फटाफट एक फॉर्म बना के भेजिए, एक जकास फॉर्म, ठीक है। एक बड़ा डेटाबेस फॉर्म है। एक काम कीजिए ना, एक कॉलेज का ज्वाइनिंग फॉर्म या